हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बिहार में अब तक हुए प्रतियोगिता परीक्षाओं में बिहार के संदर्भ में कृषि, उद्योग एवं विविध से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। साथ ही इसमें बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 जो 2023 में हुआ था उन प्रश्नों को भी संकलन किया गया है। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा अगर आप बिहार के किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर चलिए समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार में कृषि, ध्यान दीजिएगा, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? ऑप्शंस हैं गन्ना उद्योग, अनाज आधारित उद्योग, दाल उद्योग। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में एक तो आपका गन्ना उद्योग है, अनाज आधारित उद्योग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन सा है? एक अनाज आधारित, ठीक है ना, और एक है आपका दाल उद्योग। ठीक है, बिहार में ध्यान रखिएगा कि कृषि आधारित उद्योगों में एक अनाज आधारित उद्योग और एक दाल उद्योग, ये दो उद्योग महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे कि बीपीएससी प्री में 2023 में पूछा गया सवाल है। राइट, चलिए आगे देखते हैं, इसका थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं क्या दिया है। बिहार में दो सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग अनाज आधारित उद्योग है तथा गन्ना उद्योग है। ठीक है, एक अनाज आधारित उद्योग है और एक दूसरा गन्ना उद्योग है। विदित हो कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अचल पूंजी, रोजगार, निर्गत एवं सकल मूल्यवर्धन के दृष्टिकोण से शीर्ष 5 उद्योग खाद्य उद्योग, अन्य लौह खनिज उद्योग, वस्त्र, निर्मित धातु उत्पाद तथा रबर एवं प्लास्टिक उत्पादों के हैं। ठीक है, तो शीर्ष 5 उद्योग का नाम भी आप याद रख सकते हैं। कौन कौन सा है? एक तो है आपका खाद्य उद्योग, खाद्य उत्पाद। ठीक है, एक है लौह खनिज उत्पाद, वस्त्र, निर्मित धातु उत्पादों तथा साथ में है रबर एवं प्लास्टिक उत्पाद। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 5 उत्पाद हैं। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में था। कितना था ये आपको बताना है। बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में था। कितना था? 17% था, 18% था, 19% था या फिर 20% था? सही आंसर होगा यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, एक्चुअली में देखेंगे कि 2017-18 में जो वित्तीय वर्ष में जो योगदान था आपका मूल्य वर्धित में कृषि और संबंध जो क्षेत्र है उसमें 21% का था। कितना? 21%। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। डिटेल्स देख सकते हैं, लिखा है डिटेल्स में कि स्थिर कीमतों 2011-12 पर बिहार राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों का हिस्सा वर्ष 2017-18 में 21%, ठीक है, 21% था। ठीक है, और बात करें हम बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कितना था? 21.5%। ठीक है, ये लेटेस्ट आपका डेटा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 जो हुआ है उसमें 21.5% था। ठीक है, यानी कि 0.5 बढ़ा है कब से? 2017-18 के तुलना में। नेक्स्ट है, आगे लिखा है कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2018-19, 19-20, 20-21 तथा 21-22 में स्थिर कीमतों यानी कि वर्ष 2011-12 के आधार पर देखें तो सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों का हिस्सा क्रमशः 19.4%, 18.8%, 21.3% और तथा 21.1% है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है ये ध्यान रखना है आपको कि फिलहाल कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ है 2022-23 के अनुसार देखेंगे तो 21.5% था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर
सवाल है बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी। सवाल है बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी। 13.53%, 11.53% या फिर 12.53% या फिर 10.53% या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा या फिर एक से अधिक होगा। ये आपका बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया था 2020 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 10.53%। ठीक है, ध्यान रखिएगा बिहार अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर 10.53% था। राइट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में लिखा है कि बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर मूल्य पर 10.53% था। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 10.9% थी। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बात करें हम तो वर्ष 2020-21 में एवं 2021-22 में बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर क्रमशः 11% तथा 4.6% अनुमानित है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बिहार अर्थव्यवस्था का जो विकास दर है वो क्रमशः 11% और 4.6% अनुमानित है। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। चावल, गेहूं, मक्का या जौ। तो ध्यान रखिएगा बिहार में निम्नलिखित में से अगर जो ऑप्शन दिए हुए उसमें से हम बात करें कि अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो सबसे अधिक है वो है आपका मक्का। मक्का का सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पे, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखिएगा बिहार में मक्का अनाज का जो है वो प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा सा क्या दिया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में बिहार में उपर्युक्त फसलों की उत्पादकता किलोग्राम पर हेक्टेयर इस प्रकार है। चावल 1948, गेहूँ 2998, मक्का 4771 तथा जौ 1990। तो आप देख सकते हैं इसमें से सबसे ज़्यादा मक्का को आपको देखने को मिल रहा होगा 4771 किलोग्राम पर हेक्टेयर। राइट, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर सेकेंड ऑप्शन के बारे में बात करें हम तो गेहूं का है, इसके बाद फिर चावल दिख रहा होगा और फिर उसके बाद जौ का। राइट, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसी के में और थोड़ा सा डिटेल्स दिया है, इसको भी आप चाहें तो देख लेंगे, आप स्क्रीन शॉट करके रख लें, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी हैं। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी है ना, रैंकिंग के हिसाब से बताना है आपको कि कौन सी दाल है। मसूर और चना, मूंग और चना, मूंग और मसूर और खेसारी। खेसारी वही खसारी दाल जो होता है ना। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा। उत्पादन के क्षेत्र की दृष्टि से बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका मूंग और मसूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा उत्पादन की दृष्टि से बात किया जाए तो मूंग और जो मसूर है वो शीर्ष श्रेणी वाली दालें हैं, मूंग और मसूर। ठीक है, दोनों म से मूंग मसूर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। ठीक है, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज या पूर्वी चंपारण। सही आंसर होगा यहाँ पे पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ देते हैं थोड़ा सा आपके लिए। वर्ष 2019-20 में गन्ना उत्पादन में पश्चिम चंपारण जिला शीर्ष था, जो 84.93 लाख टन गन्ना उत्पादन के साथ राज्य के कुल उत्पादन में 56.4% से भी अधिक योगदान था, मैंने आधे से ज़्यादा है ना।
अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले कौन कौन से? पूर्वी चंपारण, ठीक, उसी का बगल का जिला, ठीक है, जो 19.55 लाख टन का उत्पादन कर रहा है। फिर है उसके बाद गोपालगंज का नंबर आता है, उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर का नंबर आता है। फिर मुजफ्फरपुर में तो चिली फेमस, लीची फेमस है, ध्यान रखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन पश्चिम चंपारण में 68.24 लाख टन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखेंगे घट गया है, यहाँ पे था 84.93 लाख टन, जबकि यहाँ पे देखेंगे 68.24 लाख टन हुआ, जो राज्य के कुल गन्ना उत्पादन का 56.98% है, ठीक है। तो परसेंटेज में बढ़ा है, ठीक है, लेकिन उत्पादन में घटा है। तत्पश्चात पूर्वी चंपारण के बारे में बात करें, फिर गोपालगंज, ठीक है, फिर मुजफ्फरपुर, मतलब क्रम वही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं। बिहार में बात करें मछली उत्पादन करने वाला कौन सा अग्रणी जिला है? ऑप्शंस दिए हुए हैं मधुबनी और पूर्वी चंपारण, मधुबनी और दरभंगा, पूर्वी चंपारण और दरभंगा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। तो ये देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका, यहाँ पे पूर्वी नहीं होगा, यहाँ पे मधुबनी और दरभंगा हो जाएगा, ठीक है, मधुबनी और दरभंगा इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे, मधुबनी और दरभंगा, ठीक है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन है? मधुबनी और दरभंगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया 2020 का सवाल, ठीक है। डिटेल्स यहाँ पे चाहें तो देख सकते हैं। डिटेल्स में आपको बस इतना याद रखना है यहाँ पे कि जो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार देखेंगे तो मछली उत्पादन में वर्ष 2018-19 में बिहार के 3 अग्रणी जो उत्पादक जिले हैं, जैसे कि एक मधुबनी है, एक याद रखना है, दरभंगा याद रखना है, और साथ में पूर्वी चंपारण, ठीक है। तो ये नाम याद रखें 3 क्रम से कम, ठीक है ना। बाकी ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चाहे तो आपको डिटेल्स आपके स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? सवाल है बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? किशनगंज और मधेपुरा, सुपौल और सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, किशनगंज और सहरसा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, किशनगंज और सहरसा। याद रखिएगा किशनगंज और सहरसा इसका सही आंसर है। बात हो रहा है यहाँ पे बिहार के वे जिले कौन से जो जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी। तो 2001 में किशनगंज और 2011 में सहरसा, ठीक है। तो सहरसा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 2011 का डेटा है, वैसे तो एग्जाम में कुछ ही पूछ लिया जाता है, लेकिन आप याद रखेंगे कि ग्रामीण महिला साक्षरता दर जो कम थी, सबसे कम थी 2001 में, वो किशनगंज था, और 2011 में सहरसा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक। और डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पे, डिटेल्स में लिखा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर किशनगंज जिले में रही, जो 15.4% है। इस अवधि में ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर 39.5% तथा संपूर्ण ग्रामीण साक्षरता दर 27.8% रही। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज का ग्रामीण महिला साक्षरता दर इतना यानी कि 44.74% है। सहरसा का ग्रामीण महिला साक्षरता दर 39.2%, मधेपुरा का ग्रामीण महिला साक्षरता दर 40.56% तथा सुपौल का ग्रामीण महिला साक्षरता दर 43.82% है। इस प्रकार दिए गए विकल्प में 2011 में 1 में और 11 में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर किशनगंज एवं सहरसा की रही है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? सवाल है 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 2, 3, 4 या 5 उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। ठीक है, 2011 में बिहार के 3 जिले में देखेंगे कि 10 लाख से कम जनसंख्या थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देख सकते हैं। डिटेल्स में दिया है कि 2011 में बिहार के 3 जिलों की जनसंख्या 10 लाख से कम थी, जो है शिवहर एक था, जिसमें से इसमें लगभग 6.5 लाख के आसपास मान सकते हैं। शेखपुरा में भी देख सकते हैं, वही 6.5 लाख के आसपास मान सकते हैं। अरवल 7 लाख, और बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार 35 जिलों की जनसंख्या है ना, 35 जिलों की संख्या 10 लाख से अधिक है, जिनमें सर्वाधिक पटना की है, जो कि 58,38,465 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तथा सबसे कम है लखीसराय का, जो कि 10,09,012 है। ठीक है, जो 10 लाख का रेंज की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे कम है लखीसराय का, जो 10 लाख का अप्रॉक्स में 10 लाख ही मान सकते हैं हम। और सबसे ज़्यादा पटना का है 58,38,465। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा, 3 जिले सबसे कम थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्योंकि टोटल जिलों की संख्या 38 है आपका, है ना, तो 35 और 3 38 हो जाएगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, किस लिए दिया गया था? भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। कुछ बेहतर प्रदर्शन जरूर किया होगा तभी तो मिला होगा। तो यह पुरस्कार क्यों दिया गया था? क्या अच्छा किया था, कौन सा बड़ा काम किए थे जो मिला था इनको कृषि कर्मण पुरस्कार? तो ऑप्शन दिए हुए, मक्का और गेहूं उत्पादन और उत्पादकता के लिए, खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, तिलहनों के उत्पादन के लिए, या फिर कुछ और। नवदिश होगा या एक से ज़्यादा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर है ये है कि मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को मक्का और गेहूं के क्षेत्र में लगातार उत्पादन के साथ उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्चुअली में चले गए 9 से लेकर के सीधे चले गए हम लोग 14 में। ठीक है ना, तो छूट गया क्वेश्चन। चलिए हम लोग इसको फिर से कर लेते हैं 3 नंबर से। ठीक है ना, यहाँ से करते हैं, हम लोग आगे बढ़ गए थे। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये तो बहुत ईजी सवाल हो गया ना, कॉमन सा क्वेश्चन होने चला ये हम लोगों के लिए कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कौन सा है? बेगूसराय है, बांका है, भागलपुर है, या फिर भोजपुर है? तो हम लोग जानते हैं कि कांवर झील है ना। कहाँ पे है ये? बेगूसराय ज़िला में है। तो ये सवाल में तो शायद किसी गलती नहीं होगा। ठीक है, बेगूसराय ज़िले में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ये बेगूसराय ज़िले में कांवर झील है। 2020 में पता है आप लोगों को कि ये रामसर साइट में घोषित किया गया था। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। दिया है यहाँ पे कि बिहार के बेगूसराय ज़िले में स्थित एशिया में शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि एशिया में शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील है। और पक्षी अभ्यारण्य कांवर झील को नवंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया। यह बिहार का पहला रामसर साइट है। तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ है सभी इंपॉर्टेंट है। यह बिहार का पहला रामसर साइट भी है। ठीक है, और 2020 में शामिल किया गया था, नवंबर 2020 में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साथ में ये भी ये क्या है, एक पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि ये शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पे? एशिया में। एशिया में शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये कहाँ पे है? बेगूसराय ज़िले में। तो ये 2-4 पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको याद रखनी चाहिए। शायद याद ही होगा आपको, इतना तो पढ़ करके तो धज्जे उड़ा ही दिए हमें सब चीज़ों को। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? सवाल है, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? 4,767 मेगावाट, या 4,867 मेगावाट, या फिर 5,767 मेगावाट, या फिर 5,867 मेगावाट? सही आंसर होगा यहाँ पे 4,767 मेगावाट। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे 4,767 मेगावाट। 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की जो उपलब्धता थी वो थी 4,767 मेगावाट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है।
डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पे। वर्ष 2018-19 में बिहार में बिजली की उपलब्धता क्षमता 4,767 मेगावाट थी, जो 27.4% से बढ़कर 2018-19 में 60,73 मेगावाट हो गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो गया कि 2019-20 में बढ़ गया है और कितना हो गया है 6,073 मेगावाट। ठीक है ना। 2018-19 में था कितना 4,767 मेगावाट, लेकिन अब देखेंगे कि 27.4% बढ़ करके सवाल ये भी आ सकता है कि कितना परसेंट वृद्धि हुई 2018-19 की तुलना में 2019-20 में, तो 27.4%। और टोटल कितना है तो 6,073 मेगावाट। ये भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या था। 2019 में बिहार का मानव विकास सूचकांक का मान कितना था। सभी को मिलता है ना रैंक, तो वो सूचकांक का जो मान है वो कितना था 0.641, 0.613, 0.596 या फिर 0.574। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, 0.574। ठीक है, ये मिला था सूचकांक में स्थान भारत बिहार को 2019 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। डिटेल्स में है थोड़ा सा। वर्ष 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक HDI का मान जो वैल्यू था वो था 0.574। 13 नंबर क्वेश्चन है। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली क्या है ये आपको बताना है। राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, या फिर बैंकों की NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होता है ना, NPA ध्यान रखिएगा, NPA मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या को हल करेगी, या फिर राज्य परियोजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी, या फिर स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार की वित्त का प्रबंध करेगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन या तो ई सही हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि ये जो आपका सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है वो क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बिहार सरकार ने बजट प्रबंधन के लिए TCS कंपनी से, TCS एक कंपनी है ना, जानते होंगे आप लोग, तो कंपनी से एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। इसका नाम CFMS है। ठीक है, CFMS है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। यह प्रणाली क्या करेगी कि बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी, समय बचत करेगी तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगी। तो इस हिसाब से देखेंगे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। राइट, तो यहाँ पे डिटेल्स भी देख सकते हैं। मैंने वही चीज़ बताया जो यहाँ पे लिखा हुआ चीज़ हमने बताया अभी कि बिहार में देखेंगे कि बिहार में सरकार ने बजट प्रबंधन के लिए TCS कंपनी से एक सॉफ्टवेयर और तैयार करवाया है। इसका नाम CFMS रखा गया है। इसका फुल फॉर्म ये होता है। और साथ में ध्यान रखेंगे यह प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी और समय बचत करेगी और साथ ही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करेगी। राइट, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13 देख लिए ना हम लोग, 14 देखेंगे और 14 लोग भी कर लिए थे, है ना, जो आगे बढ़ गए थे। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, या फिर अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, या युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे चले जाएंगे हम लोग ई के साथ। यहाँ पे कोई भी सही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो सरकार की जो योजना है जो 2018 में आई थी सतत जीविकोपार्जन योजना, ये क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ई सही है यहाँ पे।
बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया था, राइट। यह योजना देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार जिनकी राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जैसे निर्धन परिवारों के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के लक्षित अंतर्गत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई हैं। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत आजीविका एवं क्षमता निर्माण हेतु 60,000 से 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये क्या था, ये कह सकते हैं कि झारखंड को पता है कि बिहार में शराबबंदी हुआ था। ठीक है, तो जब शराबबंदी हुआ था तो उसके बाद जीविकोपार्जन के लिए उनका उचित मतलब देख सके, क्योंकि उन लोग तो फिर बेरोजगार हो गए, तो उन लोगों के लिए कुछ तो स्कीम आना चाहिए था ना। तो सरकार ने अच्छा पहल की, लेकिन क्या ये सच में कारगर साबित हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो फिर जांच पड़ताल की बात है, या फिर ये आंतरिक मामला है। ठीक है, कितना ये काम कर पाया नहीं पाया, लेकिन हाँ ये सही था कि उन लोगों को एक मिलना चाहिए था, एक स्टैंड होने के लिए मिलना चाहिए था, सहायता मिलना चाहिए था, जो कि इसके माध्यम से दिया गया, सतत जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। बिहार के 7 निश्चय थे ना, उसमें ध्यान रखिएगा, जो 7 निश्चय थे उसमें से सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है, तो महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, बाल कल्याण। उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ डी होगा इसका, सॉरी डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाल कल्याण। बाकी देखेंगे कि महिला रोजगार इसमें शामिल है। ठीक है, साफ पीने का पानी, हाँ ठीक है, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, ये भी शामिल है। ठीक है, तो 7 निश्चयों में देखेंगे कि महिला का रोजगार भी है, साफ पीने का पानी, बाल कल्याण का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि अब देखेंगे कि पहला जो था उसमें आर्थिक हल युवाओं का बल था। ठीक है, महिला का रोजगार के बारे में बात हो ही रही थी। ठीक है, हर घर बिजली का भी बात हो रहा है, हर घर नल का जल, ये भी सही है, घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े, तो ये 7 निश्चय था, तो उसमें से बाल कल्याण नहीं आता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक, डिटेल्स देख सकते हैं। डिटेल्स इसका क्वेश्चन नंबर 16 है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। बिहार सरकार ने 5 वर्षों के लिए न्याय के साथ विकास पर आधारित साझा कार्यक्रम तय किया था। सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय लिए गए और उन्हें सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 में सम्मिलित किया गया, जिससे मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 21 दिसंबर 2016 को लागू किया गया। 7 निश्चयों में शामिल कौन कौन सा, एक आर्थिक हल, युवाओं का बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। तो ये देखिए हमने बात किया यहाँ पे रोजगार के बारे में, महिलाओं का अधिकार, जो रोजगार के बारे में बात हो रही है। हर घर बिजली घर हो रहा था, ये सही है। हर घर नल जल, ये सही है। घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सामान, और साथ में अवसर बढ़े, आगे बढ़े। तो इसमें देखेंगे कि बाल जो कल्याण है ये कहीं भी इसमें जिक्र नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन वहाँ पर डी सही था। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा। सवाल है, जब 15वें जो फाइनेंस जो हुआ था, जो 2021-26 की बात है, उसमें केंद्रीय करों के विभाजन पुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा, ये बात हो रहा है यहाँ पे। 4.12%, या फिर 4.23%, या फिर 4.89%, या फिर 4.06%। तो ध्यान दीजिएगा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2021-26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को लगभग 10% मिलने के अनुमान है। कितना, 10%। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ई के साथ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021-26 तक केंद्रीय करों के विभाजन पुल में बिहार को 10.05% हिस्सा प्राप्त होगा, जो कि सभी राज्यों में दूसरा सर्वाधिक है। सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा
सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा 17.93 आने के लगभग 18% मान सकते हैं किसका है, उत्तर प्रदेश का है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 में कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेगा? 5वीं कक्षा के सभी छात्र, या 8वीं कक्षा 6ठी कक्षा के सभी छात्र, या फिर 7वीं कक्षा के सभी छात्र, या फिर 8वीं कक्षा के सभी छात्र? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत 6ठी कक्षा से लेकर ऊपर तक सभी कक्षाओं के विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5वीं कक्षा को इसे मिलेगा, 6ठी को भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। 6ठी क्लास से लेकर ऊपर तक के सभी बच्चों को कंप्यूटर का शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार के डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था 2020 में, किस लिए दिया गया था, क्या कारण था, क्या महत्वपूर्ण काम किए गए थे बिहार के द्वारा जो उनको दिया गया था डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020? ऑप्शन है, बिहार में तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए, बिहार में ITI क्रांति लाने के लिए, बिहार में प्रशासन की सुविधा प्रदान करने के लिए, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा या एक से अधिक होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जो दिया गया था वो इसलिए दिया गया था क्योंकि कोविड-19 के दौरान देखेंगे कि बिहार की सरकार जो थी वो बाहर फंसे लोगों को सर्विस प्रदान किया था, सर्विस प्रोवाइड अच्छी तरीके से किया था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 20 कितना क्वेश्चन, 19 के बाद 20 आएगा ना, 20 नंबर। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? बिहार में 2020-21 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? बाल देखभाल, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना विकास, कौशल और उद्यमिता विकास। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सवाल में थोड़ा सा कुछ त्रुटि है, जो कि सवाल कुछ पूछने का जो तरीका है कुछ और है। तो हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं कि डिटेल्स में क्या दिया हुआ है। ठीक है, वर्तमान में बिहार राज्य में ITI का संचालन श्रम संसाधन विभाग तथा पॉलिटेक्निक संस्थान का संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया जाता है, जिससे दोनों क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना आसान नहीं होता। इसीलिए समन्वय स्थापित करने तथा कौशल एवं उद्यमिता विकास हेतु एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग के गठन की घोषणा की गई थी। हालांकि प्रश्न में मंत्रालय शब्द दिया गया है, जिसके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई हो सकता है, लेकिन मंत्रालय का तात्पर्य अधिविभाग से है, तो इसका उत्तर विकल्प डी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन में थोड़ा सा कंट्राडिक्शंस है, तो अब देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। ई भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ठीक है, कौशल और उद्यमिता विकास या फिर मंत्रालय के बारे में बात हो रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करके उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। ठीक है, सवाल दिया हुआ यहाँ पे कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। पहला कथन में दिया हुआ है, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई थी। 2021-22 में देखेंगे कि यहाँ पे बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि हुई थी वो 2.3 से ही हुआ था, ये तो कथन सही है। ठीक है, इस बात फिर देखेंगे हम कि बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई थी, ये भी बात सही है। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर में 2.3 के दर से वृद्धि हुई थी, ये सही है, और जबकि सेकेंडरी जो क्षेत्र होता है उसमें 4.8% से वृद्धि हुई थी, ये भी सही है।
और तृतीय क्षेत्र में भी बात करें तो 4.8% की उच्चतम दर से बढ़ा था, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई थी, ये गलत है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में 2.3 हुआ था, ना कि 2.8 से। तो ऑप्शन नंबर हम लोग चले जाएंगे डी के साथ, यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है। राइट, ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2021-22 के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं। 21-22 में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3, द्वितीय क्षेत्र में 4.8 और तृतीय क्षेत्र में 8.5। ठीक है, याद रख सकते हैं ऐसे भी 2, 4, 8। ठीक है, हर बार मतलब कि क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में 2 पॉइंट, उसी में देखेंगे द्वितीय क्षेत्र में 4 और उसी में फिर देखेंगे 4 का उल्टा, फिर डबल 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। डिटेल्स देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं कुछ दिया नहीं है, देख लेते हैं फिर भी क्या दिया है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि 2.3% रही, द्वितीय क्षेत्र की मध्यकालीन वृद्धि 4.8% तथा तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक 8.5% रही। अतः कथन जो डी है वो गलत है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये है 22। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, नीतीश कुमार के द्वारा, लालू प्रसाद यादव द्वारा या फिर सुशील मोदी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल बीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया सवाल है, तो बहुत पुराना सवाल है ये। ठीक है, फिर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, सुशील कुमार मोदी। ठीक है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था वो सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन। ठीक है, डिटेल्स देख सकते हैं, वैसे डिटेल्स में दिया हुआ है। मार्च 2017 में बिहार के इतिहास में प्रथम बार आर्थिक सर्वेक्षण तत्कालीन उप मुख्यमंत्री एवं राज्य के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया था। कब किया था ये भी याद रखिएगा, 2007 में। वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट भी वर्तमान उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं, 6, 7, 8, 10। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सही आंसर है वो है आपका 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बिहार में मानव विकास उप विभाजन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 7 विभाग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये 7 विभाग का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, देख सकते हैं कौन कौन सा है। पहला तो है आपका स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति और जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग। ठीक है, ये 7 विभाग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार में मानव विकास विभाजन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है। सवाल है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है। 40%, 50%, 60% या फिर 46%। बीपीएससी प्री में 2008 में पूछा गया सवाल था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं कोई भी सही नहीं है। ठीक है, कोई विकल्प दिया गया सही नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को उत्तर को तारांकित किया गया था, यानी कि हटा दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 25 चलेंगे हम लोग। बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। सवाल है, बिहार राज्य विभाजन से पूर्व की बात हो रही है में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे
25 नंबर के बाद यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 6 थे, अथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। या 5 थे, अथा कौन कौन, आदित्यपुर, बोकारो, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं पटना। या 7 थे, यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, दरभंगा या फिर मुजफ्फरपुर, रांची एवं भोजपुर। या फिर 4 थे, कौन कौन, आदित्यपुर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर एवं खगड़िया। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 थे। ठीक है, कौन कौन, आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पे, वही चीज़ है जो वहाँ पे दिया हुआ था, वही है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि वर्तमान के बारे में बात करें हम, तो पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हैं। ठीक है, वर्तमान में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ये 4 यहाँ पे देखेंगे कि हैं। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, कौन कौन, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है। ब्राइट बिहार, हम सबका बिहार, ब्लिसफुल बिहार या फिर बिहार इज़ द बेस्ट। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ब्लिसफुल बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ब्लिसफुल बिहार, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। डिटेल्स देख सकते हैं, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम राज्य में पर्यटन के विकास के लिए जिम्मेदार है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ है। सवाल है, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शंस दिया हुआ है, चंपारण, मोतिहारी, राजगीर या फिर गया। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, 2019 से पूछा गया सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा, मोतिहारी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मोतिहारी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें हम डिटेल्स में थोड़ा सा कि बिहार में 9-11 फरवरी 2019 के मध्य कृषि कुंभ मेला 2019 महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मोतिहारी में आयोजित हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक हेल्थ इंडेक्स जारी करती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो 2019 के अनुसार बताना है आपको कि बिहार राज्य का स्कोर क्या रहा है। ठीक है, 2019 के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा 32.11 कितना, 32.11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, डिटेल्स में देख लेते हैं। प्रश्नकाल में विकल्प सी सही था। दिसंबर 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 चतुर्थ दौर में बिहार का स्कोर 31.00 है। रिपोर्ट के अनुसार बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे बेहतर प्रदर्शन हमेशा की तरह केरल रहा है, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फर्स्ट का 2 याद रखिए, केरल और तमिलनाडु का कम से कम। और रिपोर्ट के अनुसार खराब प्रदर्शन करने वाले 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, और अच्छी बात है कि बिहार उसके बाद है। ठीक है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है यहाँ पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर उत्तराखंड। इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति कह सकते हैं। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2020-22 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के लिए कितना होने का अनुमान है, ये आपको पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा 3.47%, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पे सही है। डिटेल्स देख सकते हैं, बिहार बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा इतना करोड़ रुपये बिहार के जीएसडीपी यानी कि 7,45,310 करोड़ रुपये यानी कि 3.47% है। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.98% है।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 2.98%। इम्पोर्टेंट ये वाला है क्योंकि लेटेस्ट डेटा है ये हमारे लिए, है ना। तो 2.98% हो जाएगा इसका 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का। नेक्स्ट है वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, सभी के लिए वायु मार्ग। तो देखिए यहाँ पे सभी के लिए वायु मार्ग वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिख रहा है साफ कि सभी के लिए वायु मार्ग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, बाकी सही, बाकी यहाँ पे सब कुछ ठीक है। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई की पानी, सभी के लिए वायु मार्ग गलत हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिएगा, बिहार बजट अनुमान 2000 जो 22-23 में आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 जो आया है वित्तीय वर्ष 2022-23 जो निम्न है यहाँ पे, पहला है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला। ठीक है, तीसरे नंबर पर है हर खेत में सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता। ठीक है, और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। ठीक है, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, तो वो जो 7 निश्चय था और ये 7 निश्चय में देखिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, निश्चय 2 से क्वेश्चन सब आने की ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात हो रहा है, अवरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब कि सबसे ज़्यादा किसका है फिर किसका है, उस तरीके से घटते क्रम में लगाते चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नवादा का है। ठीक है, इसके बाद फिर किशनगंज, उसके बाद फिर देखेंगे पूर्वी चंपारण, फिर अररिया, फिर शिवहर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्रम सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा नवादा का है, फिर है किशनगंज का, फिर पूर्वी चंपारण का, फिर अररिया का, फिर शिवहर का। ठीक, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लेटेस्ट, ज़्यादा पुराना भी क्वेश्चन नहीं है, 2022 में पूछा गया सवाल है। नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी बात करें हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको कि जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय में सबसे समृद्ध जिला कौन है, पटना है, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर है, जबकि शिवहर, अररिया एवं सीतामढ़ी सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई। घर तक फाइबर। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार। हम लोग बिहार से पढ़ रहे हैं तो बिहार ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। सवाल है गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। पटना, बांका, मधेपुरा, खगड़िया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका खगड़िया। ठीक है, खगड़िया से शुरू किया गया था ये प्रोग्राम। ठीक है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 से शुरू किया गया था, तो खगड़िया से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये 34 नंबर यहाँ पे है। बाकी डिटेल्स और भी जो 33 का क्वेश्चन नंबर था, ये डिटेल्स और बाकी देख सकते हैं आप, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला ध्यान रखिएगा कि इस अभियान का उद्देश्य क्या था कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित बड़ी संख्या में घर वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना तथा अपने क्षेत्र या गाँव में आजीविका के लिए अवसर मुहैया करवाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना था, तो ये भी पता होना चाहिए आप सभी को। कितना था, 935। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
बाल लिंगानुपात 935 था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 935 था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। डिटेल्स भी देख सकते हैं, थोड़ा सही तो दिया है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष के आयु जो समूह की जो होता है जनसंख्या, उसे हम लोग बाल लिंगानुपात कहते हैं। तो उसे कितना है, उसमें 935 है। ध्यान रखिएगा, 935 बहुत क्लोज डेटा दिया हुआ है इसे। 933, 34, 35, 32, 33, 34, 35, इतना क्लोज कौन देता है। ठीक है, और ये बीपीएससी 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 32, 33, 34, 35, सही आंसर हो जाएगा 35। बहुत क्लोज था ना। तैयारी सोचिए कि किस लेवल का करनी है आपको। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर कितनी थी। ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पे, तो देखेंगे ऑप्शंस के हिसाब से 14.6% हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ सही है। डिटेल्स देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर स्थिर वर्ष 2011-12 यानी कि एवं चालू कीमतों पर क्रमशः 14.61, 17.9% थी। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्रमशः 9.6%, 3.8% एवं 13.3% थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2017-18, सवाल है वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी था, कितना था ये आपको बताना है। 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था। सही आंसर है 4,87,628 करोड़। ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाकी थोड़ा सा डिटेल्स दिया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। सवाल है बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। ऑप्शन है कृषि विज्ञान केंद्र बैंक, कृषि यंत्र बैंक, कृषि विकास बैंक या फिर कृषि उत्थान बैंक। ध्यान दीजिएगा कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कृषि यंत्र बैंक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे 37 क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया है। बाकी इसमें से लगभग 30 क्वेश्चन और होंगे जो कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।